हेलो बच्चों, चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो आज हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको वाटर का, CO2 का और CH4 का। ये बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको मैंने सिखाया ही है, कैसे निकालते हैं। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, लाइक जैसे वाटर में एक मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप निकालिएगा। वाटर का एटॉमिक मास कितना, वाटर में हाइड्रोजन का कितना लेंगे? 2 × 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन इज 16, तो कितना आ गया? 18 AMU। AMU में आप लिख सकते हैं इसको, या ग्राम पर मोल में भी लिख सकते हैं। डिफरेंस मैंने आपको बताया है पहले वाली वीडियोस में। AMU में लिख रहे हैं आप एक मॉलिक्यूल का, और ग्राम पर मोल का मतलब हो गया 1 मोल का मास होता है। ठीक, तो ये वाटर का हो गया। इसके बाद किसका निकालना है? CO2 का। CO2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं? 12 + 2 × 16, ठीक है, कितना आ गया? 44 AMU। तो इस तरह से, इसी तरह से आप मीथेन का निकाल लीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप निकाल लीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कराया था, जहां आपको एम्पिरिकल फार्मूला वाली वीडियोस पढ़ाई थी। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें? हम सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमने 2 एलिमेंट लिख लिए। एलिमेंट का नाम, ठीक है, आयरन है हमारे पास और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों? उसके बाद लिखते हैं इनके एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है? 56, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? अच्छा, मैंने पहले एटॉमिक मास लिख दिया, पहले आप परसेंटेज लिखेंगे। पहले आप परसेंटेज लिखेंगे, फिर आप एटॉमिक मास लिखेंगे, पर फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमने ये लिख दिया पहले। अब आप मास परसेंटेज लिख लेते हैं। मास परसेंटेज कितनी दी हुई है? 69.9 दी हुई है आपको आयरन के लिए, और 30.1 दिया हुआ है आपको ऑक्सीजन के लिए। इसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो सबसे पहले देखो इसका मास कितना है। ये जो परसेंटेज दी हुई है इसी को हम ग्राम में मास मान लेते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। तो 100 में ये 69.9 ग्राम हो जाएगा आयरन, और 30.1 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये आपके पास ये एक तरह से मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 69.9 अपॉन 56, ये आ गया आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें निकालते हैं 30.1 अपॉन 16, मतलब गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है इसलिए एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। ये भी हमने सॉल्व करके निकाल लिया। सपोज ये आ गया 1.88। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैंने बताया था, यहां पर अगर होल नंबर में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं तो रेशो यही होता है एटम्स का। अगर नहीं आते हैं तो हमें इसे क्या करना है? होल नंबर में बनाना होता है। होल नंबर रेशो निकालेंगे अब इसका, होल नंबर रेशो। उसके लिए क्या बताया था तरीका मैंने? उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे आपको सबको डिवाइड करना है। जैसे 1.25 स्मॉलेस्ट है, तो 1.25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर हमने डिवाइड किया 1.88 को 1.25 से डिवाइड किया, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.5। अब भी नहीं आया बच्चों हमारे पास होल नंबर, अभी भी नहीं आया है। तो हमें क्या करना है? हमें तो इसे होल नंबर में बदलना ही बदलना है। तो क्या करेंगे आप? देखो यहाँ 1 आया है, यहाँ 1.5 आया है। अगर हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो फिर से इसको हम होल नंबर रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? होल नंबर रेशो के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 1 2, और ये आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आपके पास एटम्स का, आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशो आ जाएगा। इससे आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? आयरन आपके पास कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो फार्मूला क्या बन गया? Fe2O3। सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। इस तरह से आपको याद आ गया होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
दैट कुड बी प्रोड्यूस। बेटा एक क्वेश्चन जो बीच में क्वेश्चन 3 हमने छोड़ा है, स्किप करा है, क्वेश्चन 2 स्किप करा है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में थ्योरी के साथ पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। फर्स्ट पार्ट इसमें देखेंगे आप, फर्स्ट पार्ट इज, हाँ देखो फर्स्ट पार्ट में कैसे निकालेंगे, वो पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। 1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले, C+O2 गिव्स CO2। 1 मोल कार्बन का बर्निंग करा लिया तो क्या बन गया, CO2 बन गया। वो पूछ रहा है कितना CO2 बनेगा, कितने ग्राम CO2 बनेगा, ये कितना कार्बन है, ये 1 मोल कार्बन ही है इस रिएक्शन में हमारे पास, ऑक्सीजन भी है हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बन रहा है, कितने ग्राम बन रहा है यहाँ पर, हम इसका मास निकाल लेते हैं, 12 + 16 × 2 32, ये आ गया आपके पास 44 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिएक्शन से ही पता चल गया कि 1 मोल कार्बन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आ गया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। अब सेकेंड पार्ट देखिए, 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब कार्बन तो 1 मोल ही है, लेकिन कार्बन 1 मोल लिया है, लेकिन ऑक्सीजन कितना ले लिया, ऑक्सीजन उसने 16 ग्राम ले लिया है, ऑक्सीजन उसने कितना ले लिया है, 16 ग्राम ले लिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन अब सेकंड पार्ट में वो 16 ग्राम ले रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो 1 मोल कार्बन से ऑक्सीजन का अगर हम यह मासेस निकालें तो कितना है, ये 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, राइट, और ये 44 ग्राम है। तो यानी कि 1 मोल कार्बन अगर हमारे पास है, यानी कि 12 ग्राम, तो उससे 32 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। लेकिन हमने कितना ले रखा है, हमने 16 ग्राम ले रखा है, यानी कम ले रखा है, कम ले रखा है। तो ये ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जो चीज कम होती है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है रिएक्शन में, उसे ही कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीजन O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया यहाँ पर। अब लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। 32 ग्राम से बच्चों कितना बन रहा है CO2, 44 ग्राम, तो 16 ग्राम से कितना बनेगा, 16 ग्राम से कितना बनेगा, हाफ बनेगा। 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, तो 16 ग्राम से 22 ग्राम बनेगा, यानी कि 22 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, सी पार्ट। इसमें कहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने मोल्स लिए, 2 मोल्स, बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास अभी भी 16 है, तो कार्बन तो आपने एक्सेस में ले लिया, लेकिन ऑक्सीजन तो बढ़ाया नहीं, तो अभी भी स्टिल जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो ऑक्सीजन ही रहेगा, और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। कार्बन को 2 मोल करने से इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट के ही अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से अभी हमने देखा कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे भी O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2 लिमिटिंग रिएजेंट आएगा आपका, और 22 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आ रहा है या आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मास निकालना है हमें, ठीक है, W मास हमें पूछा है। सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, वॉल्यूम बच्चों गिवन है कितना, 500 ml दिया हुआ है हमें वॉल्यूम, ऑफ 0.375 मोलर। मोलर का मतलब है मोलैरिटी इज गिवन, मोलर मतलब मोलैरिटी उसने दे रखी है हमें, तो मोलैरिटी कैपिटल M की वैल्यू हमें दी हुई है 0.375, ठीक है। ये मोलर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ये जो सोडियम एसीटेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मोलर मास भी हमें गिवन है। मोलर मास इज गिवन, मोलर मास इज कितना है, मोलर मास 82.0245, राइट, ये दिया हुआ है। अब हम मोलैरिटी की क्योंकि वो बात कर रहा है, तो हमें इसका मतलब इसी से हमें पता चल गया कि हमें मोलैरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मैंने N लिख दिया है, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ मोल्स की जगह हमने लिखा W अपॉन M। यहाँ पर बेटे स्मॉल w क्या है, मास है, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास है, ठीक है। और यहाँ नीचे वॉल्यूम है इन लीटर।
अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो मोलैरिटी कितनी दी हुई है हमें, 0.375 हमें मोलैरिटी दी हुई है। स्मॉल w ये जो मास है ये हमसे पूछा है, तो स्मॉल w हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है, मोलर मास है 82.45, यहाँ पे रखेंगे 82.0245, ये आपके पास मोलर मास आ गया। और वॉल्यूम है बच्चों 500 मिलीलीटर, हमें यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.500, ठीक। तो यहाँ पर आ गया ये 0.500, ये लीटर आ गया। तो अब इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, मास आ जाएगा, और वो निकल के कितना आएगा 15.38, ये आपका आंसर आना चाहिए। इसको आप कैलकुलेट खुद करिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर इतना आएगा इस क्वेश्चन का, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has a density 1.41 gram per milliliter and mass percent of HNO3 is 69%, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब यही है अगेन कि हमसे क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है, ठीक है। क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है, तो मोलैरिटी हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है अब, ठीक है। चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी हुई है। और मास परसेंटेज भी दी हुई है, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 हमें दिया हुआ है कितना, 69% बाय मास। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन का टोटल मास 100 है, उसमें से 69 ग्राम HNO3 हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। बाय मास का मतलब ये क्या हुआ कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, और उस टोटल सॉल्यूशन में से 69 ग्राम HNO3 है हमारे पास, ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड है हमारे पास 69 ग्राम, ठीक है। इसका हम मोलर मास और निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ HNO3 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मोलर मास ऑफ HNO3 कितना आएगा, 63 ग्राम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मोलर मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी हमें निकालनी है। अच्छा, हमें मोलैरिटी निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स और एक वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास भी है हमारे पास, मोलर मास भी है, तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, हमें वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम किससे निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए हमें डेंसिटी दी हुई है उसने, तो हम डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। डेंसिटी का और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेंसिटी छोटी क्लास में पढ़ाते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ द, अब इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ ये जो आप मास रखेंगे ये सॉल्यूशन का मास रखना है, आपको नाइट्रिक एसिड का मास नहीं रखना है, क्योंकि जो डेंसिटी है वो किसकी है, डेंसिटी सॉल्यूशन की है। वॉल्यूम भी आप सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, तो मास भी आप सॉल्यूशन का ही रखेंगे, और सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ पे इस मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 लेना है, वॉल्यूम हमको मेजर करना है, निकालना है, और डेंसिटी गिवन है हमें, डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.41, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, वॉल्यूम निकालेंगे आप, वॉल्यूम आ जाएगा 100 अपॉन 1.41। ये आपके पास जो वॉल्यूम आएगा ये मिलीलीटर में आएगा, इसको लीटर में चेंज करिए। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, 1/14.1 लीटर, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है इसका HNO3 का, 69, और मोलर मास कितना है, 63। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये वॉल्यूम आ गया। अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने रखे 69 अपॉन 63, और वॉल्यूम हमारे पास है 1/14.1, तो ये आ गया 1/14 में ऊपर आ जाएगा 14.1। तो ये आपके पास मोलैरिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7th क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हमारे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उससे हमें कितना कॉपर मिलेगा। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। CuSO4 का मोलर मास निकाल लेते हैं। कितना, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम, प्लस सल्फर है हमारे पास 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 × 4, 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। इसको सम कर लीजिए, 4 6 एंड 3 कितना हो गया 9, ये आ जाएगा 9.5 और 6 और 3 9 और ये आ गया 159.5। ठीक है, ये आपके पास बेटा मोलर मास आ गया कॉपर का। अब हमें ये पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है, 63.5 ग्राम कॉपर है। तो 100 ग्राम में कितना होगा, बस स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, स्टोशियोमेट्री से आप निकालिएगा इसे कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन्स कितना ग्राम कॉपर है, 63 ग्राम, 63.5 ग्राम कॉपर आ गया हमारे पास, राइट। ये तो इसी से समझ में आ रहा है। अब कितने में पूछा है, हमसे पूछा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में बताओ कितना कॉपर होगा। तो 100 ग्राम में कितना होगा वो निकाल लीजिए आप। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में होगा 63.5 डिवाइड बाय 159.5 इंटू 100। तो ये आपके पास सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है आपको। ये आंसर आ जाएगा 39 यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है बच्चों, 39.81 ग्राम आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीच में 8 और 9 जो क्वेश्चन है बेटा वो हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 8 में आपको जो अभी रिपीटेड है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था अभी आयरन का और ऑक्सीजन का, वही क्वेश्चन रिपीटेड है दोबारा एक्सरसाइज में, तो इसलिए उसको नहीं लिया है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपको मैंने वीडियो में जब एवरेज एटॉमिक मास सिखाया था वहां पर बताया है तरीका, वो उसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, हमारे पास मोल्स हैं इथेन के कितने, 3 मोल्स हैं, और उसमें क्या कैलकुलेट करना है हमें। देखो 3 चीजें वो कैलकुलेट करवा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 3 मोल्स, इधर बोर्ड पर पहले क्लियरली देखिएगा, 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन हो गया C2H6, ठीक है। अब 3 मोल्स इथेन हमने लिख लिया। आप देखो अगर एक इथेन का मोल है हमारे पास, एक मोल, ये हमने 1 मोल इथेन लिया, तो इसमें कितने मोल कार्बन एटम की बात कर रहा है। कार्बन एटम हम पहले फर्स्ट वाला देख रहे हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें, एक मोल में 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इथेन, एक मोल इथेन में कितने मोल्स ऑफ कार्बन है, कंटेन्स कितने, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एक मोल इथेन के मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, 2 मोल, C2 लिखा हुआ है, तो 2 मोल्स कार्बन एटम प्रेजेंट हैं एक मोल इथेन में, ठीक है। कितने मोल में हमसे पूछा है, हमसे 3 मोल्स में पूछा है, तो 3 मोल इथेन में कितने हो जाएंगे, 6 मोल, 3 × 6, 3 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा 6 मोल्स। कार्बन कितने हैं, 6 मोल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऐसे ही देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इथेन के एक मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, H6 लिखा हुआ है, यानी कि एक मोल में कितने हैं, 6 हैं। तो 3 में कितने होंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ओरल क्वेश्चन है वैसे ये, आप ओरली भी इसको कर सकते हो, 18 मोल्स आ जाएंगे। एक मोल में 6 हैं तो 3 मोल में कितने होंगे, 18 मोल्स होंगे। अब इसके बाद इसमें आ जाइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इथेन के मॉलिक्यूल कितने होंगे। एक मोल में आपने सीखा है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं, तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 × A, तो 3 × एवोगैड्रो नंबर। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गए होंगे बेटा। आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कवर किए हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।